Let's go, guys. The masla that we are discussing is Indian economy part 2. ठीक है कि नहीं है? Obviously ये expected है आप सभी से कि आप लोगों ने पार्ट 1 क्लास कर रखा है लाइव या ऑनलाइन. ठीक है कि नहीं है? बट मैं रियलिटी भी जानता हूँ क्या है. इस वजह से एक बार फटाफट जो है मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि अपने फर्स्ट क्लास में किए क्या थे. ऑब्वियसली कट मी सम स्लैक, मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा का पूरा क्लास दोबारा वो करवा दूँ, बट हाँ मैं पूरा रिकैप करवा देता हूँ आप लोग को क्या था. देखो मैंने लास्ट डेरा क्योंकि इंडियन इकोनॉमी वाली बुक को अपने फर्स्ट टाइम हाथ लगा रहे थे. आई रिपीट, इंडियन इकोनॉमी वाली बुक को हम लोग फर्स्ट टाइम हाथ लगा रहे थे. इस वजह से मैंने क्या किया था, मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई इंडियन इकोनॉमी का जर्नी कैसा था वो मैं आपको समझाऊं. तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि देखो कुल मिलाकर आप लोग सब जानते हो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ. 1947 में जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इसके इंडिपेंडेंट होने के पीछे कहीं ना कहीं कारण होंगे, जिसमें से एक वर्ड कॉमन बार बार आएगा, वो है एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन हुआ अपना, तब जाके अपने रिवोल्ट किए और रिवोल्ट किए तो अपने लोग इंडिपेंडेंट हुए. ये बात तो आप लोग जो है हर स्टूडेंट के साथ ये वाला स्टोरी तो कॉमन मैच करेगा. एक बात. दूसरा बात अगर हम लोग आगे देखें, अगर हम लोग इस स्टोरी को आगे लेके चले या इस पिक्चर को आगे लेके चले, तो आप लोग यहां पर देखिएगा कि डिस्कशन कैसे आगे बढ़ता है. हाँ जी दोस्त डिस्कशन कुछ आगे ऐसे बढ़ता है कि 47 में जो हुआ इंडिया का हालत, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि 1947 से इंडियन गवर्नमेंट रूल कर रही थी इंडिया को, कि भाई इंडियन इकोनॉमी को हम लोग चलाएगा. ठीक है कि नहीं है? इंडियन गवर्नमेंट बोलती है इंडियन इकोनॉमी को हम लोग चलाएगा, चलाना शुरू करती है. बट 91 तक इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आ जाता है कि हम लोग सही से संभाल नहीं पा रहे. इंडियन इकोनॉमी को बेटर करना है तो ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा. मैंने आपको इंडिया को 3 फेजेस में बांट कर दिखाया. 47 से 1991 और 91 एंड बियॉन्ड. मैं आपको बता दूं इंडियन इकोनॉमी के पहले 3 चैप्टर्स यही है. स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आप लोग अगर मेरा बुक का कंटेंट खोलोगे, इंडियन इकोनॉमी वाला बुक खोलिए सब कोई, खाली कंटेंट वाला पेज में जाइए तो आप लोग देखिएगा कंटेंट वाला इंडियन इकोनॉमी वाला बुक के अंदर कि सबसे पहला चैप्टर है इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि क्या हालत था 47 में, जो हालत था वो हालत क्यों था. उसके बाद था गवर्नमेंट का जो डिसीजन, गवर्नमेंट क्या क्या किया, प्लानिंग पीरियड नाम से सेकेंड चैप्टर है, जिसके दौरान आप लोग, जिसमें आप लोग देखोगे इंडियन इकोनॉमी का जर्नी फ्रॉम 1950 टू 1991. फिर थर्ड चैप्टर है 91 में इंडियन इकोनॉमी में ऐसा क्या बदलाव आया कि इंडियन इकोनॉमी इतना ड्रास्टिकली जो है पलट गया, बदल गया. इंडियन इकोनॉमी जो है इतना ड्रास्टिकली जो है पलट गया, या आई वुड रादर से बदल गया. बातें आती हैं समझ में? जी सर बिल्कुल बातें आपकी समझ में आती है. शैल आई प्रोसीड? जी सर. फिर मैंने आप लोगों को लास्ट डे बताना शुरू कर दिया था फर्स्ट चैप्टर के बारे में, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. चलो सर स्टार्ट करो बातचीत को. तो भाई ऐसा है कि ये बात मैं थोड़ा सा क्विक जंप मारता हूँ, ठीक है ना. मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंडिया का मैंने आप लोगों को जर्नी समझाया था. अच्छा अब हम लोग एक चैप्टर में घुस चुके हैं विच इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें अगर मेरे को कोई पूछता है कि सर सिंपली बताओ कि ब्रिटिश ने क्या हालत किया था, इंडियन इकोनॉमी को स्टैग्नेट कर दिया था. आज आप लोग क्लास से निकलिएगा या लास्ट डे क्लास से निकले तो भाई कोई पूछेगा तो यार कि तुम इस क्लास में, इकोनॉमिक्स क्लास को जो अटेंड किया है, क्या सीखा क्या? तो एक वर्ड सीखा, वो है स्टैग्नेशन. इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश पूरी तरह से स्टैग्नेट कर दिया था. सर स्टैग्नेट का मतलब है एक ऐसा इकोनॉमी जो पूरी तरह से रुक चुका हो, जो पूरी तरह से रुक चुका हो, जिसका होप्स खत्म हो गया हो, वो वाला सिचुएशन या वैसी इकोनॉमी. बात आती है समझ? जी सर बिल्कुल. फिर आप लोग को मैं एक बात और बताता हूं कि अब जो ये ब्रिटिश ने हालत किया हमारे इकोनॉमी का, ब्रिटिश ने जो हमारे इकोनॉमी का हालत किया, उसको समझने के लिए अपने इसको 5 टाइप्स में बांट देते हैं. इंडियन इकोनॉमी को 5 टाइप्स में बांट देते हैं टू सी द कंडीशन दैट वाज डन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बाय द ब्रिटिश. सर जी बताइए. एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल.
देख लीजिए ना, लिखा हुआ आपके, एग्री सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल सर फैंटास्टिक। ये है कुछ अवस्था या ये है कुछ सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर्स। एक एक करके सब सेक्टर के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें से मेरे को जो ध्यान आता है हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड तक कवर कर लिया था। एम आई राइट? ठीक है, तो सर ये फॉरेन ट्रेड तक जो है ना, एक बार फिर से रिकॉल करवा दो। मैंने कुछ कीवर्ड आप लोगों को सिखवाए थे, आइए बात करते हैं। अभी हम लोग समझने वाले हैं ब्रिटिश की वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर का 1947 तक क्या हालत हुआ था। देखो क्या पढ़ रहे हो, अगर ध्यान से सुनोगे ना तो पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है सर, तो हम लोग अगर एग्रीकल्चरल का बात करें तो एग्रीकल्चर का हालत समझने के लिए तीन चीजें हैं, LFL, लैंड रेवेन्यू, फोर्स कमर्शियलाइजेशन, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तीनों बात समझना, इसका तीनों का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है नीचे वाली स्लाइड में, बट मैं बता देता हूं क्या है LFL एग्जैक्टली। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भाई ऐसा है, जमींदारी सिस्टम चल रहा था। ये जमींदारी सिस्टम क्या होता है सर, है ना, जमींदारी सिस्टम क्या होता है सर? ब्रिटिश ऑक्शन करवाता था। क्या करवाता था? ऑक्शन करवाता था। एक जमीन है, ब्रिटिश बोलता था इस जमीन का मेरे को सबसे ज्यादा रेंट कौन दिला पाएगा। अब एक बार मैं रुपीस के टर्म्स में एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे सामने आशुतोष बैठा, वो बोलता है 10,000, कशिश बोलती है 25,000, प्रशांत बोलता है 35,000, कुंदन बोलता है 40,000, पुलकित बोलता है 50,000। तो मैंने देखा यार पुलकित का जो बोली लगा है वो सबसे ज्यादा लग गया। तो मैंने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलकित को कहा कि आओ भाई तुम इस लैंड के ओनर आज से। अच्छा, ओनर भी ऐसा कि प्राइम ओनर तो मैं ही हूं, मैं तुमको ओनरशिप राइट दिया, इसका मतलब इस तुम जमीन पर काम करवाओ और मेरे को जो लैंड रेंट प्रॉमिस किया हो तुम वो मेरे को दे दो, इसके ऊपर तुमको जो बनाना है वो बनाओ। तो होने क्या लगा, इसको बोलते थे जमींदार। पुलकित कौन हुआ? जमींदार। पुलकित क्या करता था? फार्मर लोगों को काम पे लगाता था। मान लीजिए कि दो जन एक्स और वाई फार्मर्स है, तो उन लोगों को पुलकित काम पे लगाता था। पुलकित एक्स और वाई को जो है वो काम पे लगाता था। अब होता यह था कि अगर मान लो 100 रुपया का इनकम हुआ है, उस समय का जो ट्रेंड है मैंने किताब में पढ़ा था, लगभग 50 रुपया जो है जमींदार वो दे देता था ब्रिटिश हुकूमत को। 100 में से 40 रुपया खुद रख लेता था। मतलब किसान के पास कितना गया? 10 रुपया। एक मिनट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब समझ लो जो दिन भर काम कर रहा है उसके पास कितना जा रहा है? 10। आप लोग सोच के देख लो एक बार, 10 रुपया जा रहा है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। नेक्स्ट है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिगो कल्टीवेशन। ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब ब्रिटेन में दोस्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, इसका अर्थ क्या है? सिंपल सी बात यह है कि अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो आप शिफ्ट करोगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो आप क्या करोगे? शिफ्ट करोगे। सर मतलब नहीं समझा। मतलब कि कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, तो वो लोग को चाहिए था भाई कपड़ा में कलर करने के लिए सामान, तो इंडिगो कल्टीवेशन शुरू हुआ। अब भाई जब इंडिगो कल्टीवेशन शुरू हुआ तो इंडिगो तो चाहिए, वो ब्रिटिशर्स इंडिया में फार्मर लोग से करवाते थे। अब हमारा फार्मर लोग बोल रहा है कि भाई इंडिया में अधिकतर लोग भूखा है। जिस इकोनॉमी में अधिकतर लोग भूखा होगा, आप लोगों को कॉमन सेंस क्या बोलता है? उस इकोनॉमी में किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए? आप ही लोग बोलो फूड का। वो लोग कैश क्रॉप्स का करवा रहे हैं। जो नहीं कर रहा था उन लोग का उंगली काट देता था प्रॉपर कैंची और चाकू से। ऐसा डॉक्यूमेंटेड बात है। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारा एग्रीकल्चर आप लोग देखिए। और तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये मैं याद दिला रहा हूं, अभी मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के अंदर ऐसा था, आप लोग को मैं याद है बताया था कि 10 रुपया किसान के पास रह सकता है। उस 10 रुपया में किसान को लैंड को इंप्रूव करने के लिए भी खर्चा करना है। फर्टिलाइजर खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है ना, कोई ट्रैक्टर करना है, कुछ लैंड को बेहतर करना है, तो फार्मर को करना पड़ेगा खर्चा। सोच के देखिए, मैसिव एक्सप्लॉयटेशन, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 1947। आया बात समझ में? ऑब्वियसली इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, बट मेरा अभी एम खाली रिकॉल करवाने का था, तो आप लोग ये समझिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा, है ना जी? बिल्कुल। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टेट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में आपका जो है वो है लाइट। क्या है? लाइट।
वो क्या है? लाइट। LIGHT दोस्त, LIGHT में, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री में, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू GDP। आज आपको मैं एक बात बता देता हूँ। अच्छा बाय द वे, आज अभी मैं आप लोगों को ना क्लास के बीच में जब ये कर लूँगा ना, मैं लास्ट का 5-7 मिनट लूँगा। बोर्ड्स का आज था एग्जाम, नेशनल इनकम आप लोगों को करवाया हुआ है। नेशनल इनकम का क्या फुद्दू क्वेश्चन आया था, आज आप लोगों को दिखा देंगे। पहले ये इंडियन इकोनॉमी का डिस्कशन को चलने दो थोड़ा देर, है ना। सुनो, और मेरे को कितना देर लगा पता है? 50 नंबर का पेपर था, और के साथ सॉल्व करने में 50 नंबर का पेपर बन जाता है 70-80 नंबर का। जाके रिकॉर्डिंग देख लेना यूट्यूब में, मैं 15 मिनट में पेपर सॉल्व किया था। 15 मिनट में 80 नंबर सॉल्व कर दिया था। सर आप तो महान है। नहीं, बिल्कुल महान नहीं हूं, बिकॉज द पेपर वॉज वेरी इजी। आपको दिखाएंगे अभी। खैर चलिए, मेरे पास है लकीली अभी क्वेश्चन पेपर इधर पे ही। खैर मैं क्या बात कर रहा था आप लोगों के साथ? लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू द GDP। इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है GDP पे वो काफी लो था। इंडस्ट्रीज जो कंट्रीब्यूट कर रही थी GDP की तरफ, वो ना के बराबर था। क्यों? क्योंकि यार आप लोग एक कॉमन सेंस लगाओ। ब्रिटिश का स्ट्रेंथ क्या था? कि ब्रिटिश के पास इंडस्ट्रीज था। अगर ब्रिटिश इंडिया में भी इंडस्ट्रीज पैदा होने देता तो क्या इंडिया को ब्रिटिश का दरकार पड़ता क्या? ऑब्वियसली नहीं। आपको मैं बता दूं, गिने चुने बता देता हूं। 1907 में आयरन एंड स्टील कंपनी यहां पे खुला, टिस्को, ठीक है। और एक जूट मिल 1800 के एंड में या 1900 के बीच में खुला था, बस। और कोई इंडस्ट्रीज ही नहीं एक्सप्लोर करने दिया ब्रिटिश, खुलने ही नहीं दिया। तो लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू GDP आप लोग खूब समझते हो। नेशनल इनकम, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं था। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर। अरे गवर्नमेंट कौन था उस समय का? ब्रिटिश। क्या ब्रिटिश क्या कुछ करेगा क्या भाई? तीसरा, गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ब्रिटिश क्या करता था? इंडिया में अगर गुड्स का इंडस्ट्री खोलता भी था ना, या कोई भी चीज, तो वो फिनिश गुड्स का इंडस्ट्री खोलता था। अब एक इकोनॉमी कब आगे बढ़ता है? ये हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। एक इकोनॉमी तब आगे बढ़ता है जब उस इकोनॉमी के अंदर क्या चीज का प्रोडक्शन बढ़े? कैपिटल गुड्स, मशीन का। आप सोचो ना, दो लोग हैं, मान लीजिए प्रशांत है और मान लीजिए तरुण है। प्रशांत और तरुण मेरे सामने बैठे हैं। अब मैंने बोला एक सिंपल सा बात समझिएगा, दो लोग हैं, एक है प्रशांत और एक है तरुण। प्रशांत जो है, सुनने का बात को आप लोग बात को सुनिएगा। जो प्रशांत है, इसका सीन ऐसा है कि ये जो है प्रशांत, इसके पास हजारों चॉकलेट है। चॉकलेट्स मतलब जो कंज्यूमर गुड है। और उस चॉकलेट को बनाने के लिए पुलकित के या तरुण के पास जो है 50 मशीन है। तो कौन सा, चलो प्रशांत के हजारों चॉकलेट कर दो और इसके पास 50 मशीन है। साल भर बाद कौन ग्रो कर जाएगा और कौन मर जाएगा? तरुण ग्रो कर जाएगा। अरे क्योंकि जिसके पास मशीन है वो तो यार भागेगा जोर से। तो इसका मतलब यहां पर वो मशीन ही नहीं बनने दे रहा था, वो टेक्नोलॉजी नहीं आने दे रहा था। ब्रिटिश का हमेशा से था कि कोई टेक्नोलॉजी इंडिया में घुसने ही नहीं देना है। ये टेक्नोलॉजी का जब बात कर रहे हैं तो मेरे को अभी चमका, मेरे को याद आया अभी कॉनकॉर्ड का नाम सुना हुआ है क्या कभी किसी का? कॉनकॉर्ड का नाम नहीं सुना हुआ आप लोग का? कॉनकॉर्ड 1947 का फर्स्ट फ्लाइट था, पैसेंजर फ्लाइट 1947 में बन गया था, जो साउंड से ज़्यादा स्पीड से लोगों को ट्रैवल करवाता था एरोप्लेन में। कॉनकॉर्ड फ्रांस और ब्रिटिश का टाई अप था। वो इंडिया में कभी आया ही नहीं, बना ही नहीं उसका टेक्नोलॉजी। अब खत्म हो चुका है कॉनकॉर्ड, क्योंकि जनवरी 2003 के आसपास जो है एक कॉनकॉर्ड का फ्लाइट जो है वो क्रैश लैंड हो गया। सारे लोगों का डेथ हो गया था, 108 लोग थे करीब उसमें। तो वो सब कभी आया ही नहीं, इंडिया तो कभी सुना ही नहीं। आप लोग देख लो, मैं जब आज पूछा कॉनकॉर्ड, आप लोग सब बोले कि नहीं सुना है। मैं जब आपकी जगह पर था तब मैं भी नहीं सुना, तो मैं तो बाद में पढ़ा इसके बारे में। सोचो, साउंड के स्पीड से लोगों को ट्रैवल करवा रहा है और इंडिया सुना भी नहीं है आज तक। आप लोगों का जनरेशन जिसके पास तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है उसको नहीं पता। तो मतलब कितना हम लोग पीछे थे मशीन और ये सब में।
ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। सिर्फ ये नहीं, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। ब्रिटिश का पॉलिसी था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बोर्ड्स में करीब करीब 7 से 8 बार आ गया व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये शायद मैंने लास्ट डे में नहीं बताया था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, सुनते जाइए प्लीज। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके दरमियान आप एक जगह की इंडस्ट्रीज को बंद करवाते हो। क्या करवाते हो? बंद करवाते हो। आप एक जगह की इंडस्ट्रीज को बंद करवाते हो। क्या करवाते हो? एक जगह की इंडस्ट्रीज को बंद करवाते हो एट द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज एल्सवेयर। ब्रिटिश क्या कर रहा था? इंडिया का इंडस्ट्री बंद करवा रहा था, जिससे किसका इंडस्ट्री बैठ सके? ब्रिटिश का। दैट इज कॉल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपका उठाया अपना रखा, आपका उठाया अपना रखा, दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर का बार बार आ चुका है। और ब्रिटिश ये कैसे किया? ये रहा टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। ब्रिटिश ये कैसे किया? ब्रिटिश क्या करता था? इंडिया का जो भी फिनिश गुड्स होता था ना, उस पर जोरदार टैक्स लगा देता था। मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट डे मैंने ये फैक्ट भी दिया था कि वर्ल्ड का 27% बिजनेस, वर्ल्ड का 27% बिजनेस इंडिया करता था। मतलब वर्ल्ड में अगर 100 यूनिट्स गुड बिक रहा है ना, 27 गुड्स इंडिया का होता था। आज के रेट पे वो 3 हो चुका है, 3%। ब्रिटिश क्या करते थे? इंडिया का फिनिश प्रोडक्ट पे जोरदार टैक्स लगा देते थे और अपना प्रोडक्ट को, ऑब्वियसली आज हाथ से आदमी सामान बना रहा है और मशीन ठाक 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 सामान फेंक रहा है। इट्स लाइक कि मैंने मान लो कि लेट्स से इश्ना क्लास कर रही है, मैंने इश्ना को बोल दिया कि भाई इश्ना आप मेरे को 10 फोटोकॉपी करवा के लेकर आओ। फोटोकॉपी का मतलब जेरोक्स जिसको आप लोग बोलते हो, 10 फोटोकॉपी करवा के लेकर आओ। और वहीं पर मैंने बोला तरुण इस पेज का 10 कॉपी एग्जैक्टली लिख दो। कौन फास्ट करेगा? मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं। आप तो स्पीड का कंपैरिजन ही मत कीजिए सर। तरुण कितना ही फास्ट लिखता हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया को, क्योंकि ही विल लूज द बैटल। व्हाई विल ही लूज द बैटल? अरे द रीजन ही विल लूज द बैटल इज टेक्नोलॉजी से कॉम्पीट कर रहा है। वही चीज हमारे साथ होता था। तो हम लोग जो है ना क्वांटिटी इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे और जो करते थे वो महंगा बिकता था, तो लोग खरीदना बंद कर दिए। इस तरह से प्लान्ड तरीके से ब्रिटिश ने इंडिया को खत्म कर दिया। टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड अभी भी रिवीजन चल रहा है, इसीलिए अगर आप में से किसी को लग रहा हो, अच्छा याद रखना उधर ट्रिक था LFL, फिर इंडस्ट्री में था लाइट, क्या था? और अभी आ गया डिम। फॉरेन ट्रेड में है डिम। डिम बोल लो, मिड बोल लो, जो भी आपको वर्ड हेल्प करे वो आप बोल लो। साहब ये डिम, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, क्या? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। साहब क्या है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ? ये फर्स्ट टाइम ये टर्म किसने यूज किया? दादा भाई नौरोजी। किसने? अपने बुक में लिख लो, मैंने लिख रखा है अपने बुक में आई थिंक, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो एक बार फिर से लिख लो। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ जो है वो दादा भाई नौरोजी का इकोनॉमिस्ट है ना। आप लोग अपने हिस्ट्री बुक्स में इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से पढ़े हो। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अगर है तो वो दादा भाई नौरोजी है। स्टूडेंट लोग मिठुन चक्रवर्ती और क्या क्या लिख के आ जाता है एग्जाम में, क्यों मालूम नहीं। ये सब हरकत मत कीजिएगा, है कि नहीं है? दादा भाई नौरोजी इज दी आंसर। आशुतोष जैसा बच्चा लोग आता नहीं है क्लास में, मिठुन चक्रवर्ती, मिठुन दा, ये सब लिख के आ जाएगा फिर। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। डिम, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ये ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का क्या है? कोई भी पैसा ड्रेन हो रहा है, कोई भी पैसा ड्रेन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अक्सर आशुतोष आपको ये घर पे सुनने मिलता होगा कि तुम्हारी वजह से पैसा बह रहा है घर से। सुनने मिला है कि नहीं मिला आशुतोष? सुनने मिला है, सबको मिला। ये प्रोसेस है ग्रोइंग अप का। अच्छा नहीं, मतलब तुमको भी तो मिला ही होगा। तो अब बात ये समझना, ड्रेन का मतलब क्या है? इंडिया से पैसा बना रहा है। क्या बोला मैं? इंडिया से पैसा बना रहा है, पर यूज कहां कर रहा है पता है? ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश जो वॉर्स लड़ रहे हैं ना, पैसा उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। आज इंडिया पैसा कमाया तो भाई इंडिया का ग्रोथ के लिए यूज कर ले।
नहीं, इंडिया पैसा कमाया, उसको इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? ब्रिटिश का वॉर के लिए। बताइए कोई लॉजिक है क्या? इंडिया को देखो, इंडिया जो कि एक्सपोर्टर हुआ करता था गुड्स का, अब उसको इंपोर्टर बना दिया गया फिनिश गुड्स का। जो दुनिया में एक्सपोर्ट करता था उसको इंपोर्टर के हैसियत दे दिया। और इंडिया क्या एक्सपोर्ट करने लगा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब समझ में आया? कॉटन का कपड़ा हो गया, मतलब कॉटन हो गया, कॉटन का कपड़ा नहीं, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये सब इंडिया एक्सपोर्ट करने लगे। स्पाइसेस, मतलब जितना रॉ मटेरियल है सब। और मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, एकमात्र कंट्रोल ब्रिटिश का आ गया। और मोनोपोली कंट्रोल को स्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिश ने सुएज कैनाल स्टैब्लिश किया था। क्या स्टैब्लिश किया था? सुएज कैनाल। ये मैंने दिखाया भी था, आई बिलीव लास्ट डे आप लोगों को, ये रहा, देख लीजिए। ये सुएज कैनाल जो है ना, लगभग जो दूरी है इंडिया से जो पहले का ब्रिटिश का होता था, वो लगभग 8000 किलोमीटर से कम कर दिया। कितने से? 8000, लगभग। एग्जैक्ट वैल्यू लिखा होगा बुक में, वो छोड़ो ना, लगभग 8000 किलोमीटर से। क्योंकि पहले क्या जर्नी होता था, आप देखो ये लंदन है, तो लंदन से ऐसे करके मुंबई पहुंचता था ब्रिटिश, तो जो कि लगभग आपका 19,800 किलोमीटर हो जाता था। ब्रिटिश ने क्या किया? सीधा यहां से यहां पे जाओ, खत्म, गुड बाय। ये ब्रिटिश ने कर दिया। ब्रिटिश ने जो है इस तरीके का जो पॉलिसी है वो अपनाया, या इस तरीके से ट्रीट किया। सर बात समझ में आ गया। ये 1869 में जो है वो ब्रिटिश ये क्यों किया? जिससे इंडियन मार्केट्स इजीली एक्सेसिबल हो जाए, जिससे इंडियन मार्केट्स इजीली एक्सेसिबल हो जाए। इसका करने का एकमात्र रीजन और था, और क्या रीजन था? और कोई रीजन नहीं था। इंडियन मार्केट्स को इजीली एक्सेसिबल बनाना, जिससे इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल रख सके। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ समरी लास्ट क्लास तक का। आई होप सभी को समझ में आ गया है कि क्या पिक्चर था, नहीं था लास्ट क्लास में। ऑब्वियसली मैं बहुत डिटेल में याद करवाया था लास्ट डे, है ना। एक बार ट्रिक्स को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, हम और आप सब मिलकर। तुल मिलाकर हम लोग 3 स्ट्रक्चर में हालत पढ़े हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में LFL, यस है ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, फिर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज हो गया, फिर इंडस्ट्री के केस में लाइट पढ़े थे, और इसके केस में फॉरेन ट्रेड के केस में डिम पढ़े थे। लाइट डिम हो गया, याद रखना बड़ा आसान है। क्लियर है? हाँ जी दोस्त, नहीं ये सब बात करो भाई, इसको मत, ये सब बात मत करो प्लीज। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनना। चलो अभी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। ऑनलाइन वालों तब तक जवाब फेंक के मारो, क्रिस्टल क्लियर है ना यहाँ तक? ऑफलाइन वालों इज इट क्लियर? ऑनलाइन वालों जवाब दो। अभी तक सिर्फ रिवीजन हुआ है, रिकॉल हुआ है, और कुछ भी नहीं किया मैंने। खैर ओके, ऑल राइट जी, ओके, फैंटास्टिक। क्या हो गया जी? अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। अच्छा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब लोग कमाने के लिए क्या करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या अर्थ हुआ कि लोग पैसा बनाने के लिए क्या करते हैं। तो यहां पर आइए हम और आप बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई भी बंदा जो है पैसा कमाने के लिए 3 में से एक सेक्टर में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी या सर्विस। एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब है कि किसान है, या एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड काम है, लैंड से रिलेटेड काम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मतलब फैक्ट्री में है। और सर्विस सेक्टर है, इसका मतलब डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या इस तरीके का जो है 7 to 7 8। तो इससे क्या हुआ कि जो है सर्विस सेक्टर पे जो डिपेंडेंस था वो। अब एक इकोनॉमी को आप डेवलप्ड कब बताइएगा? जब उसका सर्विस सेक्टर अच्छा कर रहा है कि उसका एग्रीकल्चरल सेक्टर। 7 to 7 8, 1 मिनट दोस्तों। 7 to 7 8 5 9 2 1 1 गेट बंद कर दीजिएगा। हाँ, तो अब मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर हो गया आपका समझ में आएगा, किसानों वाला। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, और सर्विस सेक्टर मतलब डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सारे के सारे। सर बात तो बिल्कुल क्लियर है। ये रहा। अब एक इकोनॉमी को आप तब एडवांस्ड बोलेंगे, प्लीज समझना, जब उसमें मेजॉरिटी लोग
सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हो? यस और नो? इंडिया में 75% लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहे थे, और आप में से काफी लोग अब खुश हो गए, नहीं सर अब तो हमारा हिंदुस्तान बदल गया। तो लेट मी टेल यू, आज भी 50% ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही काम करता है। सर ये बात आपको कैसे पता? आप लोग के सिलेबस का कंटेंट में जाके देखिए, लास्ट चैप्टर है कंपैरेटिव चेंजेस इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस पाकिस्तान, वो चैप्टर है लास्ट, कंपैरेटिव डेवलपमेंट हिस्ट्रीज। उसमें ये जो भी क्लोजिंग बैच है उसको तो करवाया था थोड़ा दिन पहले। तो 50% लगभग आज भी, एक्चुअली 43 है बट लगभग बोलना ज़्यादा बेटर रहता है, लगभग 50% आज भी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंडेंट है साहब। तो एक इकॉनमी तब एडवांस्ड होती है जब उसका मैन्युफैक्चरिंग और सेक्टर खूब जोर से ग्रो करे, सर्विस सेक्टर। आज आपको पता है जो टोटल जीडीपी है, जो टोटल नेशनल इनकम है, चाइना का उसका सिर्फ 10% ही उधर से आता है, एग्रीकल्चर से। मेन सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर गाइड करता है। खैर अभी से मैं कंपैरिजन क्यों खेल रहा हूँ, अभी अपने इंडिया पे स्टिक रहते हैं। तो इंडिया में दोस्त ऐसा है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर 75, सर्विस सेक्टर 15 और मैन्युफैक्चरिंग कम, क्योंकि ना तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो रहा है ना तो सर्विस। भाई सर्विस सेक्टर कब किसी इकॉनमी के अंदर ग्रो होता है? जब उस इकॉनमी में कैसे लोग हो? एडुकेटेड लोग। नहीं समझे? अरे भाई सर्विस सेक्टर में कौन कौन आ गए? डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, फलाना ढिमकाना, कंसल्टेंट्स एंड ऑल। इन सब के बारे में कॉमन क्या है? सब एडुकेटेड है। भाई एडुकेशन को तो लोग मार रखे थे। तो ये है सर्विस सेक्टर का सिचुएशन, एग्रीकल्चर, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। आ गया बात समझ में? सर बात समझ में आ गई। तो अब इसको समझने के लिए यहां पर जो है ये रहा, कहां गया, हाँ भाई ऐसा है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए अपने लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इसमें सर ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है लाइट और डिम जैसा, नहीं यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कैसे लोग काम करते थे, एग्जैक्टली लोगों का काम क्या था। मतलब हम लोग जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम लोग में से 75% लोग किसान हुआ करते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स 75%, बाकी 25% मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। ये है, और ये अपलोड हो जाएगा, है ना, ये अपलोड हो जाएगा, और ये मेरे बुक में भी लिखा हुआ है, तो किसी को साथ साथ कॉपी करने का कोई जरूरत नहीं है ना। अभी ध्यान दे सकना। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, भैया ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है जेंडर रेशियो। क्या? जेंडर। जब भी आप एक पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो ना, एनी स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। आप लोग को हैरानी होगी जान के कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ब्रिटिश के टाइम पे 1947 में 218 हुआ करता था। कितना? 218, 218। लेकिन सर हम लोग समझा नहीं एग्जैक्टली कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ क्या। इसका मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा का जन्म हुआ है, अपना फर्स्ट बर्थडे के पहले 1000 में से 218 बच्चे मर जाते थे। आप लोग सोच के देखो, 21.8% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ब्रिटिश के टाइम पे। सर आज कितना है? 34। इंडिया का बात कर रहे हैं 30। ऑब्वियसली डेथ ऑफ इवन वन चाइल्ड इज ट्रेजिक, बट हेल्थ केयर हैज इंप्रूव्ड। 218 पर 1000 से अपने पहुंच गए हैं 34 पर 1000 पर। तो जब 218 पर 1000 से अपने पहुंच गए हैं 34 पर 1000 पे, सो दैट शोज कि यू हैव इंप्रूव्ड या वी हैव इंप्रूव्ड। ये है जी डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपका, लाइक डेथ रेट एटसेट्रा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इसमें हम लोग डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बर्थ रेट, अच्छा इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंसस, देयर इज समथिंग कॉल्ड, लिख देता हूं, CENSUS। सेंसस का हर 10 साल में एक बार कलेक्ट होता है, हर 10 साल में एक बार कलेक्ट। इंडिया का पॉपुलेशन सेंसस जब शुरू में लिया गया था 1881, लिखा होगा बुक में, मैं एग्जैक्टली बता दूंगा, है ना। 1881 लिखा है क्या? कहां मिला? पेज नंबर बताइए ना। मेरा स्टडी मटेरियल पेज नंबर 6 में आई है। और 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड लिखा है क्या? वेरी गुड। आइए पेज नंबर 6 में आइए प्लीज, स्टडी मटेरियल में। तरुण बुक मिला था सबको, ठीक है ना। तो 6, पेज नंबर 6 में क्या है, इधर पे देखना आप। 1881 दिख रहा होगा आपको डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर, है ना। 1881 एक बार देख 6 में ही है ना, फर्स्ट पैराग्राफ में।
मेरे को देना बुक, थैंक यू। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग देखो, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 है ना, ये था। और फिर 1921 हुआ, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। फर्स्ट सेंसस 1881 में हुआ, इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करने वाला फर्स्ट ईयर था 1881। इस समय इंडिया का हालत इतना खराब, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, मतलब समझ में आया, मतलब बच्चे पैदा बहुत फास्ट स्पीड से हो रहे हैं, बट डेथ रेट भी फास्ट, 218 पर 1000, 218 पर 1000। आप लोग ये सोच लो। और यहां पर जो विलेज एरियाज था, विलेज एरिया मतलब खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूपी और ये सब एरिया में वेरी पुअर सेक्स रेशियो, इन द सेंस कि फॉर इफ देयर आर 1000 बॉयज ना, द विमेन या द गर्ल्स यूज्ड टू बी 800। फीमेल किलिंग मतलब बच्ची हुई है, दे यूज्ड टू पुट द बच्ची अंडर मट्टी। आप लोग सोचो, ये भी लोग कर चुके हैं, आप समझ रहे हो क्या लॉजिक है भाई। तो ये यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके लिए अपने लोगों के पास ट्रिक है पिल, और इसको याद रखने का ट्रिक, स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल में पॉवर्टी, इलिटरेसी, लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पढ़ना है। सिर्फ फिर 1921 में क्या हुआ था, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ। सर इसमें ऐसा क्या खास हो गया था कि इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ध्यान से सुनिए। पॉवर्टी, पहले हम लोग को याद रखना डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या था, है ना। पी बोले तो पॉवर्टी, मैक्सिमम लोग पुअर थे, है ना। हालांकि कितना पुअर थे वो कोई रिलायबल डेटा उसके बारे में कोई कलेक्शन नहीं है, बट मैक्सिमम ऑफ द कंट्री वाज पुअर उस समय, है ना। आई, इलिटरेसी, आप लोग देख लो ना, फनी चीज है, एवरेज लिटरेसी रेट वाज 16%। एवरेज लिटरेसी रेट वाज, मतलब हंसी आना चाहिए, 16% लिटरेसी रेट। अच्छा आप लोग एक बात समझो, ये एडुकेशन का रेट नहीं है, लिटरेसी का रेट है। लिटरेसी एंड एडुकेशन रेशियो आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप लिटरेट तब हो जब आप कोई भी एक लैंग्वेज में है, कोई भी एक लैंग्वेज में लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो। उसमें भी 16% लोग हैं, फील कीजिए। एडुकेटेड तो तब आते हो जब आपके पास एक डिग्री आती है, आप हाथ में कोई डिग्री लेते हो। आप लिटरेसी रेशियो देखो यार, 16% लिखा है, और विमेन लिटरेसी रेट वाज ओनली 7%। लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, वाटर, एयरबोर्न डिजीजेस, ये सब दिन भर स्प्रेड रहते थे, और लो पॉपुलेशन ग्रोथ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स, मतलब अगर आप लगभग 44 का हो गए हो, यू वुड डाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो चलो मैंने सही बताया था, 218। मतलब आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन बोर्न, आप सोचो कितना ट्रेजिक है, एक बार सोच के देखो ना यार। अपने पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है, बट सर, और ये बात आप इतना ज्यादा फील करके इतना जोर से क्यों बोलते हो, क्योंकि जब आप उस बात को फील करोगे ना, आप डेटा कभी नहीं भूलोगे। आप में से कोई भी 218 तो कभी नहीं भूलने वाले। तो वो सब एलिमेंट, वो जो है ना, वो सब इमोशन का एलिमेंट कभी कभी ले आया करो, जिससे क्या है कि वो याद रखने में बेहतर हेल्प करे। सर आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग रोए क्या बैठ के, टिश्यू पेपर निकाल ले? नहीं, हम वो नहीं बोल रहे, हम बस बोल रहे हैं कि इट हेल्प्स द ब्रेन टू रिमेंबर इट। सर बात समझ में। तो कुल मिलाकर हम लोग जो पढ़े, पॉवर्टी, इलिटरेसी, लो पॉपुलेशन ग्रोथ और लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहां पर था। टू समराइज द डेटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 था, आज 68 है। चलो 218 था, ये 40 नहीं 34 हो चुका है, बट ठीक है। फीमेल लिटरेसी 7%, आज 48%, 50% हो गया। इवन लिटरेसी रेट 16% से 74% हो गया कंट्री का। आप लोग अगर मेरे स्टडी मटेरियल में आइएगा तो एग्जैक्टली यही पॉइंट्स लिखा हुआ है, प्लीज देख लीजिए। The demographic condition, page number 6 please everyone, page number 6 see the demographic conditions during the British rule is described in the following point। देखिए high birth and high death rate दिख रहा है क्या? हाँ सर। एक्सट्रीम लो लिटरेसी रेट 16%, देखो लिखा हुआ है वो डेटा। पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी बताई दिया, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताई दिया आपको, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई दिया, और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी आपको बताई दिया। ये था भैया इंडिया का हाल। क्रिस्टल क्लियर है क्या? तो और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में अपने क्या सीखे थे? सिर्फ एक चीज। क्या? कितना चीज पुलकित? सिर्फ एक, कि 75% लोग जो थे पुलकित भाई वो एग्रीकल्चर में थे,
15% जो थे वो आई थिंक सर्विस में थे, और 10% जो थे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे। खत्म हो गया। क्लियर है क्या? याद रह जाएगा क्या? यस। बुक से भी रिलेट करवा दे रहे हैं जिससे सबको लगे कि यार साथ में। अब देखो मेरा नोट्स में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे आया, बुक में भी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही दिखेगा आप लोग। दोनों साइमल्टेनियसली कोरिलेटेड है, बस फर्क ये है कि बुक में जो है मैं ट्रिक नहीं बताया, तो आप लोग बुक में ट्रिक लिख लेना। जो करंट आउटगोइंग बैच था ना, उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या किए थे, लास्ट में ट्रिक लिखे बुक में बैठ के। भाई शुरू में लिख के खत्म कर देना, डिम पिल ये सब जितना भी ट्रिक्स आपको बताया हूं, फिर लाइट इंडस्ट्री के केस में वो सब तुरंत खत्म करो यार आप लोग, है ना। सर अभी तक तो हम लोग लिखा नहीं, तो क्या करें? कोई बात नहीं है, आगे से इंश्योर करो। इंफ्रास्ट्रक्चर का हालत देखते हैं। या ये बात मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बोलो तो? एक मजे की बात बताऊं आपको। सर बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में एक चैप्टर भी है, ढूंढ लीजिए इंडियन इकोनॉमी में, चैप्टर 6 या 7 नंबर पे होगा, कंटेंट में जाके देखिए, सिलेबस में एक चैप्टर भी है इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ 8 नंबर पे देख लीजिए। तो सर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो शुरुआत का मैं 2-3 पेज में बात करने वाला हूं ना, एग्जैक्टली सेम होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। तो ऐसे याद रखना एज इफ 2 चैप्टर्स आर टॉट साइमल्टेनियसली। क्योंकि मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूं, ये वाला जो प्रेजेंटेशन है ना, इसको एग्जैक्टली यहां से छाप दिया इंफ्रास्ट्रक्चर में, जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सुन लीजिए। कोई भी स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी कंट्री में रिसोर्सेज, कोई भी कंट्री में रिसोर्सेज, क्या बोला मैं? कोई भी कंट्री में रिसोर्सेज, ध्यान से सुनना, कंट्री में कोई भी रिसोर्सेज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रमोट करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर से बोलो, क्या बोला मैं? कंट्री में कोई भी रिसोर्स या स्टॉक ऑफ रिसोर्स जो क्या प्रमोट करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर नहीं समझ में आया। आज रोड्स एंड रेलवेज होगा, सोच के देखना एक बार, तो आपको नहीं लगता है आपका प्रोडक्ट जल्दी पहुंचेगा? और रोड्स एंड रेलवेज कनेक्टिविटी होगा तो आप ज्यादा दुनिया को अपना प्रोडक्ट बेच पाइएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, इंटरनेट टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, तो मैं ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊंगा। या अगर आपका कोई भी इंटरनेट मॉडल है तो आप ज्यादातर वहीं तक पहुंच पाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर मेरा हेल्थ, ध्यान से सुनना, अगर मेरा हेल्थ बढ़िया रहा राउंड द ईयर, ध्यान से सुनना, अगर मेरा हेल्थ बढ़िया रहा राउंड द ईयर, मेरा एजुकेशन लेवल बढ़िया रहा, तो भी क्या मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा कंट्री को? हाँ सर कर पाएंगे। अरे क्योंकि हेल्दी पीपल विल वर्क एंड व्हेन देयर इज वर्क द कंट्री विल ग्रो। सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दोस्त जो कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डायरेक्टली हेल्प करता है, मतलब जिसका बेनिफिट डायरेक्टली बिजनेसेस को और इकोनॉमी को मिलेगा। सर नहीं समझ में आया। इसको याद रखने के लिए आप वो लिखिए जो आप लोग तब लिखते हैं जब आपको आंसर में और कुछ याद नहीं आ रहा होता है। जब आंसर में और कुछ याद नहीं आ रहा होता तो कशिश अपने एक वर्ड लिखते हैं, क्या है बोलो तो? एटसेट्रा, ईटीसी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को याद रखने का टेक्निक है ईटीसी। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या याद रखने का तरीका है? ईटीसी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। अब सोचो ना, अगर कंट्री में एनर्जी रहा, एनर्जी मतलब पावर, तो फैक्ट्रीज काम कर सकेंगी, प्रोडक्शन ज्यादा टाइम तक होगा। ट्रांसपोर्टेशन रहा तो हम लोग ज्यादा दूर तक बेच पाएंगे अपने प्रोडक्ट को। और कम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी ज्यादा रहा तो इंडिया वर्ल्ड को अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या डायरेक्टली हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ या ना बोलो। हाँ सर, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोस्तों डायरेक्टली हेल्प करता होगा एक इकोनॉमी को, फिर से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डायरेक्टली हेल्प करता होगा इकोनॉमी को, उसको अपने बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और सर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो हेल्प तो करता है बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। आज मान लीजिए मैं आपको बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी लाके दे दूं दुनिया का, और आपको पूरा साल तबीयत खराब रहता है, कोई भी फायदा है क्या? तो आप हेल्दी हैं तो आप बेटर परफॉर्म कर पाइएगा। इस वजह से आप जो है बोलेंगे क्या कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कैसे? इनडायरेक्टली। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प तो दोनों करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद,
बट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा डायरेक्टली और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा इनडायरेक्टली। सर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ईटीसी आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, घर पे जब खाना अच्छा नहीं लगता है तो अपने क्या बोलते हैं, क्या खाना बनाया है, खाना एकदम अच्छा नहीं लगा, बोलता है नहीं बोलता है, हाँ वो ठीक है, तुम्हारे हरकतें ही वैसे है। बट इधर देखो, तो जब तुम बोलता है EHH, तो ये हो गया तुम्हारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखने का तरीका। एजुकेशन हेल्थ एंड हाउसिंग, एजुकेशन हेल्थ एंड हाउसिंग, EHH, एजुकेशन हेल्थ एंड हाउसिंग। साथ साथ लिख लो, बाद में रोगे, अभी हंसी आ रहा, बाद में रो दोगे जब याद करने बैठोगे, ठीक है कि नहीं है। ये सब टेक्निक इसलिए बना रखे हैं जिससे क्या है कि याद रहे भाई स्टूडेंट्स को। एजुकेशन हेल्थ एंड हाउसिंग, क्या तुम कान में क्या बोल रहा हो उसको तो सुन रहा है। एजुकेशन हेल्थ और हाउसिंग। सर जी बात तो समझ में आ गया सर, आया ना समझ में। तो यार एक मिनट, कोई भी चीज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रशांत, तो कोई भी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब क्या, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपसे कुछ, वेरी गुड, रिसोर्सेज विच हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्सेज विच हेल्प इन, what is economic infrastructure, resources which help directly and social infrastructure which help indirectly। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आते हैं, ETC, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल में आते हैं एजुकेशन, हेल्थ, करेक्ट। लेकिन अब हम लोग को जो लेना देना है वो है स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से। किससे, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का ये सब का तो बात हुआ, अब हम लोग बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग। अब मैं आपको बता रहा हूं स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लिए अपने को केयर करना है, क्या करना है, केयर, CARE, केयर, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको आप ना अपने बुक में भी लिख सकते हो, पेज नंबर 7 में यूज कर सकते हो आप इसको आप अपने बुक में यूज कर सकते हो। पहले केयर सुन लीजिए, उसके बाद अपने बुक में जो है आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं है, आपको फुल फॉर्म पता चल जाएगा ना तब, और कुछ नहीं है। पहले तो C, कम्युनिकेशन, क्या, कम्युनिकेशन। A, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। R, रोड्स। E, एनकरेज रेलवेज। E क्या है, एनकरेज रेलवेज। इसको आप कार भी याद रख सकते हो, मेरे को केयर करना था तो मैंने E डाल के एनकरेज रेलवेज कर दिया, समझ आ गया ना, केयर। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करना है, केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करना है, केयर। कम्युनिकेशन, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड्स एंड एनकरेज रेलवेज, एनकरेज रेलवेज, एनकरेज रेलवेज। कम्युनिकेशन, यहां पर जो कम्युनिकेशन का बात कर रहे हो ना आप, तो कम्युनिकेशन डजंट मीन वाईफाई। सर उस समय वाईफाई फ्री मिलता था, पागल है क्या, उस समय बात कर रहा है पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का। क्या, जो टेलीग्राफ ही तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था, वो है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खाली वो यूज होता था, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि कम्युनिकेशन का माध्यम कॉमन लोगों तक पहुंचे। कारण तब वो लोगों को सबका हालत खराब है वो पता चल जाएगा, सबका हालत खराब है पता चल जाएगा, कम्युनिकेशन, हाँ जी, यूनिटी हो जाएगा, करेक्ट। अरे तुम सोचो ना, उस समय अगर व्हाट्सएप ग्रुप बन पाता इंडियंस लोग का, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होता, ब्रिटिश रूल ही नहीं करता। तुम समझ रहे हैं, तो यही चक्कर है, ये सब जो है ओरिजिन है और कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स बाय द ब्रिटिश, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स बाय द ब्रिटिश, है ना, हाँ सर। ब्रिटिश क्या करते थे, जो रोड्स था ना बनाते थे, रूरल एरियाज में तो रोड्स बनाते ही नहीं थे, तो बारिश के सीजन में तो रूरल एरिया गया डूब, बारिश के सीजन में तो रूरल एरिया गया डूब। और जो रोड बनते थे वो क्या तो आर्मी के लिए बनता था, या ब्रिटिश का जो प्रोडक्ट्स ट्रांसफर हो रहा है ना, रॉ मटेरियल जो इंडिया से ले जा रहा है विदेश, उसके लिए इस्तेमाल होता था। एनकरेज रेलवेज, ब्रिटिश जो है ना, ध्यान से सुनना, जो पहला रेलवे ट्रेन चला था वो बॉम्बे और थाने के बीच में चला था, बॉम्बे एंड थाने, 1853 के आसपास, 1853 याद रखना। सुएज कैनाल का था 1869, सुएज कैनाल था 1869। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे, और ये ब्रिटिश का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है जिसके लिए आज हम लोग थैंकफुल है। आपको मैं बताऊं, आप लोग जब मेरा स्टडी मटेरियल में लास्ट पेज देखिएगा ना इस चैप्टर का, उसमें है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन द इंडियन इकोनॉमी, मिलेगा आप लोग को, लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द इकोनॉमी। पेज नंबर बता देता हूं आपको, 8 में ही है, पेज 8 में ही है भैया।
और पेज 8 में एकदम नीचे देख लो, दिख गया क्या? तो वही मैं बता रहा हूं। तो उसमें ये एक पॉइंट रहेगा, याद रखना। हालांकि ब्रिटिश का इसमें स्वार्थ क्या था, ब्रिटिश क्यों हेल्प कर रहा था रेलवे बनाने में, बोलो तो फॉर द पर्पस ऑफ बेटर कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। क्या तो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हो जाए या तो गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो जाए। कॉमन पीपल के लिए ये नहीं यूज होता, ये अलग बात है कि हम इंडियंस बाद में उसको बेटर तरीके से यूज करने लगे। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, हाँ जी, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में ब्रिटिश ज्यादा खर्चा नहीं किया था इंडिया में, एटलीस्ट। आ गया पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का मैं बात कर देता हूं, आपको ध्यान से सुनना। एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इनलैंड ट्रेन सी लेन वाज नॉट सैटिस्फैक्टरी एंड वाज कॉस्टली। व्हाट पुलकित इज आस्किंग इज, सर एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को और इलैबोरेट करो। मैं जानबूझ के नहीं किया क्योंकि एकदम ही इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ठीक है सुनो। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट पे पुलकित पहले तो ये याद रखना, कोई काम नहीं किया। अब आपका क्वेश्चन आएगा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट है क्या, ये तो समझाइए भाई। पुलकित ऐसा है, शिप होता है ना, शिप। अब शिप मतलब टाइटैनिक नहीं, शिप मतलब टाइटैनिक नहीं, जो छोटा छोटा शिप होता है ना, उसको बोलते हैं इनलैंड सीज के लिए, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। समझ में आ गया ना? तो भाई ऐसा है दोस्त कि उसके लिए ब्रिटिश ने कोई खास मेहनत नहीं किया। वाटरवेज उनको खर्चा पड़ रहा था, तो ब्रिटिश ने कोई मेहनत ही नहीं की। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, इसको याद रखने का ट्रिक है बेसिक। क्या याद रखने का ट्रिक है? मेरे बुक में पेज नंबर 8 में है, लिख लो बेसिक। पेज नंबर 8 बेसिक। बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम। हाँ, इंडिया इतना पिछड़ा हुआ था, अभी भी बार्टर चल रहा था, पैसा था ही नहीं है। जूते दो मोजे दो, ऐसा करके कुछ चल रहा था। जूते दो पैसे लो तो था ही नहीं। मतलब बात समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट नो प्रोडक्ट मनी इन्वॉल्व। अरे तो भाई आपको जब अगर आपका मनी इन्वॉल्व नहीं है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, तो इकोनॉमी तो गया आपका तेल लेने। तो बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम ब्रिटिश समझाया हमको जब वो रुपीज, करेंसी, कॉइन्स, नोट्स अलग अलग तरीके का इंट्रोड्यूस किया। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जिस तरह से कंट्री को चलाता है, आज हमारा जो लोकसभा राज्यसभा आप लोग देखते हैं, ये ब्रिटिश की तरह ही है। ब्रिटिश का भी यही सेम है सिस्टम। स्प्रेड ऑफ रेलवेज, आज रेलवेज है जो आज के डेट पर भी कॉमन मीडियम ऑफ ट्रेवल है, वो ब्रिटिश बैठा के गए थे इंडिया में। और अब देखो जहां जहां ब्रिटिश गए थे वो बेस्ट डेवलप्ड एरियाज है। आप लोग सबको मजा आता है पार्क स्ट्रीट जाने में, जो नहीं गया वो तो अलग बात है, बट मैक्सिमम लोग कैलकाटा के अंदर पार्क स्ट्रीट जाते हैं, कारण पार्क स्ट्रीट में ब्रिटिश का हेड ऑफिस हुआ करता था। आप लोग वहां का नाम सुनिए ना जगह का, आप लोग इधर पे देखिए। अगर इस तरफ नॉर्थ कैलकाटा में आप लोग आएंगे, महात्मा गांधी रोड है ना, जवाहरलाल नेहरू रोड, ब्ला 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 रोड। और जब आप जाइए पार्क स्ट्रीट एरिया में, लैंसडाउन है ना, डलहौजी रोड, ये सब सुनते हैं कि नहीं? क्योंकि वो सब जगह ब्रिटिश का ज्यादा कंट्रोल था ना। इंक्रीज कमर्शियल, इंडियंस पहले तो परेशान हो रहे थे कि ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करा दिया। क्या करवा दिया? कमर्शियलाइज, मतलब फूड क्रॉप से कैश क्रॉप। लेकिन बाद में आज इंडिया दुनिया भर में टी या कॉफी में नंबर 2 या 3 है, स्पाइसेस में नंबर 1 है। थैंक्स टू ब्रिटिश की ये चीज सिखाया कि तुम एग्रीकल्चर को सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं, लोगों को बेच के पैसा बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते। चेक ऑन फमाइंस, काफी हद तक ब्रिटिश ने जो है, पूरी तरह से तो नहीं बट काफी हद तक ब्रिटिश ने जो है इरिगेशन और ये सब का कॉन्सेप्ट इंडिया को समझाया, विच हेल्प्ड अस सेट डिफरेंट काइंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स। ये रहा यहाँ पर एक्सपेंडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हेल्प टू। ये देखो, जब ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लगाया, ब्रिटिश इरिगेशन पे बहुत खर्चा नहीं किया, बट ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से क्या, आज अगर एक स्टेट में प्रोडक्शन कम भी है अनाज का, तो दूसरा स्टेट वहां पे भेज सकता है। ये इसके बारे में। तो ये था दोस्तों ओवरऑल बातचीत, ये था ओवरऑल बातचीत। तो सर मतलब आप बोल रहे हो ये चैप्टर खत्म? यस, ये चैप्टर खत्म। लास्ट पैराग्राफ आप लोग देखिएगा मेरे स्टडी मटेरियल में है, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वापस से लिखा हुआ है ना, वो इन सबका निचोड़ है, समरी है। जो अभी तक अपने पढ़े हैं ना, वो इन सबका समरी है, वो इन सबका समरी है। आइए एक एक करके, अब खाली स्टडी मटेरियल मेरा खोल के रखिएगा प्लीज, पेज नंबर 9 में आइए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? कॉलोनियल इकोनॉमी। कोई बताने वाली चीज है? कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब इंडिया को ब्रिटिश ने 200 साल तक रूल किया। इंडिया ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी। कॉलोनी का मतलब होता है जब एक लैंड कैप्चर्ड हो किसी और के अंदर, तो इंडिया वाज अ कैप्चर्ड लैंड, तो कॉलोनी था इंडिया। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी,
एक तो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, क्या चल रहा था? जमींदारी सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम मतलब जमींदारी सिस्टम। एक तरफ तो ब्रिटिश ये चालू करके गए इंडिया में, और दूसरा ब्रिटिश जो है ना ओनरशिप भी चालू कर दिया कि ओनर्स लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं लैंड के ऊपर, और एक कैपिटलिस्ट क्लास और एक पुअर क्लास क्रिएट हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। होता है ना हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिसके पास मशीनें हैं और जिसके पास नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस का आइडिया उतना ज्यादा इंडिया में उसके पहले था ही नहीं, ब्रिटिश के पहले। 1750s के पहले आप बता दीजिए मेरे को इंडिया का कौन सा बिजनेसमैन आप हमको बता सकते हैं? आई एम चैलेंजिंग यू ऑल। 1757 के बाद ब्रिटिश आने के बाद ही तो खोला ये सब अपॉर्चुनिटीज। आप लोग मेरे को एग्जांपल ही नहीं दे सकिएगा। बोल दीजिए ना, अगर है तो, जानते हो तो बोलो, नहीं बोल पाओ, है ही नहीं तो क्या बोलोगे? स्टैग्नेंट इकोनॉमी देखो, पॉइंट थ्री देखो, स्टैग्नेंट इकोनॉमी दिख रहा है क्या? मतलब इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से रुक चुका था। बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लो, फॉरेन ट्रेड में कंट्रीब्यूशन लो। डिप्लीटेड इकोनॉमी, क्योंकि अपना जितना पैसा था वो ब्रिटिश अपने वॉर्स के लिए फाइनेंस कर रहा था। एम्प्यूटेड इकोनॉमी, फाइनली ब्रिटिश क्या किया? इंडिया को तोड़ के चला गया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ब्रिटिश तो इंडिया पाकिस्तान तोड़ा था, फिर वो इंडिया हेल्प किया पाकिस्तान को और टूटने में। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि ब्रिटिश तो तोड़ के चला गया ना, एम्प्यूट कर दिया इकोनॉमी। एम्प्यूट मतलब कटा हुआ इकोनॉमी। तो ये लास्ट पे जो है वो समरी है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आ गया राइट द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बोला अरे ये तो चैप्टर का नाम था, स्टूडेंट लोग बोलता है, तो मैंने बुक में एंड में डाल ही दिया कि कोई बोल ही नहीं सकेगा, समरी डाल दिया पूरा। तो भाई ऐसा है, हम लोग क्या पढ़े? कॉलोनी था। क्या था? बिना देखे बोलना है भाई। देखो कॉलोनी मतलब 200 साल तक हम लोग अंडर में थे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था, मतलब वो भी था बिजनेस क्लास और पुअर क्लास, और एट द सेम टाइम जमींदारी सिस्टम भी चल रहा था। फिर तीसरा था इंडियन इकोनॉमी क्या हो गया था? स्टैग्नेट हो गया था, बैकवर्ड हो गया था, बैकवर्ड इकोनॉमी, डिप्लीटेड इकोनॉमी और एम्प्यूटेड। बैकवर्ड में अपने क्या पढ़े थे? पुअर इन ट्रेड, पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, पुअर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ जी, लिटरेसी पुअर। दैट्स इट, चैप्टर 1 इज ओवर। लर्न करके रखिएगा, लर्न करके रखिएगा। मेरा प्लान है आप लोगों का नेक्स्ट वीक टेस्ट लेने का, खाली इसी चैप्टर का, खाली इसी चैप्टर का। प्लीज लर्न करके रखिएगा नेक्स्ट वीक सैटरडे को। गुड बाय एवरीवन, दैट्स इट।